अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी बच्चे, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? जी। आज का हमारा लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट को कोशिश करेंगे कि वन शॉट में कवर करें, और इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में इन्होंने ऐड किए हैं इस दफ़ा एम डी कैट 2025 में, हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। डिटेल भी होगी जहाँ पर रिक्वायर्ड है। बहुत सारे फार्मूलाज इस यूनिट में नहीं हैं, तो ये ना सोचिएगा कि बहुत सारे फार्मूलाज हैं। बड़े लिमिटेड से फार्मूलाज हैं, तो कई स्टूडेंट्स डरते हैं हमेशा फार्मूलाज से, तो फार्मूलाज से डरना नहीं है। आप लोगों ने मेनली देखना है कि क्या कंटेंट है जो हमने कवर करना है, जिसके थ्रू एम डी कैट 2025 में हम हर एक MCQ को सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप सबको आइडिया है कि अल्टरनेटिंग करंट पहले सिलेबस में नहीं था। अभी रिसेंटली अल्टरनेटिंग करंट को इन्होंने इस दफ़ा सिलेबस में ऐड किया, और इस वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में काफ़ी डाउट है कि इस दफ़ा किस तरह के MCQs इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग के अंदर तो ये यूनिट हमेशा से रहा है अल्टरनेटिंग करंट का, लेकिन MD कैट के सिलेबस में जब MD कैट का कंप्लीट सिलेबस हुआ करता था तब ये यूनिट इंक्लूडेड था। उसके बाद जब सिलेक्टेड यूनिट MD कैट में आना स्टार्ट हुए तो तब से इस यूनिट को इंक्लूड नहीं किया जाता था, लेकिन इस दफ़ा फेजेस के नंबर ऑफ़ MCQs को कम कर दिया गया, और फेजेस के MCQs कम करने के साथ साथ 3 न्यू यूनिट्स को ऐड कर दिया, जिनमें से एक यूनिट अल्टरनेटिंग करंट है। अब इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या कुछ कवर कर रहे होंगे? अब इस यूनिट के अंदर हम लोग क्या कुछ कवर कर रहे होंगे, मैं पहले बता दूं आपको। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, सोर्सेज क्या हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फेज़ एंड फेज़ डिफरेंस की, और फेज़ और फेज़ डिफरेंस के अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास फेज़ लीड, फेज़ लैग क्या होता है। अब कई स्टूडेंट्स को इसको समझने में मसला होता है। आसान एग्जांपल से कोशिश करूंगा आपको समझाऊं, ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए कि फ़ेज़ लीड और फेज़ लैग में क्या डिफरेंस है। फेज़ लीड फेज़ लैग के बाद हम लोग बात करेंगे अपने मेन टॉपिक की। और मेन टॉपिक जो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर है, दैट इज़ AC थ्रू रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट को किसी रजिस्टर के क्रॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होगा, वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम ऑब्वियसली इस वजह से बनाते हैं कि हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो क्या होगा, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लीड कर रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लैग कर रही है। वेव फॉर्म किस तरह की बनेगी, अगेन फेज डिफरेंस की बेस पे। फार्मूलाज, वोल्टेज का फार्मूला, करंट का फार्मूला, अगेन फेज डिफरेंस की बेस पे। तो मतलब फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको आ जाए, आपको समझ आ जाए कि लीड और लैग को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर आप इजीली इनको मेंशन कर लेते हो। रेजिस्टेंस और रेक्टेंस, फिर इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रियल पावर, अपेरेंट पावर, इसकी बात करेंगे, पावर फैक्टर, पावर डेसिपेशन। अब ये मेन टॉपिक है इस यूनिट का, लेकिन इस टॉपिक को कवर करने के लिए इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम स्टार्ट वहाँ से करेंगे। और लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेक्ट्रम, जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिसेप्शन, और इन द एंड एप्लीकेशंस। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम लोगों ने आज अल्टरनेटिंग करंट के वन शॉट में कवर करनी है। तो मुझे बताएं, तैयार हैं? स्टार्ट करें अल्टरनेटिंग करंट के वन शॉट को। बच्चे, लेक्चर डाउनलोड तभी होता है जब लेक्चर कंप्लीट भी होता है। ये लेक्चर लाइव हो रहा है। जब एक दफ़ा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है तो कुछ घंटों के बाद यूट्यूब की तरफ से ये ऑप्शन आती है कि आप लेक्चर को डाउनलोड करते हो। लेक्चर होने से पहले उसके डाउनलोड होने की ऑप्शन कहाँ से आएगी बच्चे? लगता है नींद आ रही है आपको या भूख लग गई है, तभी ऐसी बातें कर रहे हो कि लेक्चर डाउनलोड होने की ऑप्शन क्यों नहीं आ रही। जी बच्चे, मैं अगेन बच्चे बता दूं आपको कि मैं वन शॉट में कोशिश करूंगा इसको कवर करूं,
ठीक है, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख रहा हूँ कि आप लोग क्या कह रहे होगे। ठीक है, बच्चे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं, और वही टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है उन्हीं को मैं वन शॉट में कवर करूँगा। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट मैंने पहले बता दिया कि न्यू यूनिट ऐड हुआ है, तो कई स्टूडेंट इससे डर रहे हैं। अगेन, डरना नहीं है बच्चे, इतना कोई मुश्किल यूनिट नहीं है कि आप इससे डरो, सिंपल सा यूनिट है। तो अगर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेते हैं तो इजीली ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट को। अल्टरनेटिंग करंट के इस यूनिट के अंदर आप लोग क्या कुछ कवर कर रहे होगे? आप अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करोगे, फेज और फेज डिफरेंस को कवर करोगे, फेज लीड फेज लैग को कवर करोगे, एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर को कवर करोगे, और इसके अलावा आप लोग कवर करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिसेप्शन, और फिर स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली उसको भी कवर करना है, और एट द एंड हमारे पास इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। सबसे पहले हम लोग जिस चीज को कवर करेंगे यहां पर, वो आपके पास है कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। हम अल्टरनेटिंग करंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट, ये हमारे पास करंट की दो टाइप्स हैं। अब जब हम दो टाइप्स को क्लासिफाई करते हैं तो आप जानते हो कि डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जहां पर करंट की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करो तो अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द करंट विच कॉन्टिन्यूज टू रिवर्स इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवर्स कर ले, हम उस करंट को अल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं। तो जो मेन चीज यहां पर है वो ये कि करंट कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा होगा, और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म को ड्रॉ करो कि लेट्स से ये अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म है, और यहाँ पर मैं फेज को मेंशन करूँ तो यहाँ फेज 0, यहाँ t/2 और यहाँ पर t। तो आप देख सकते हो कि हर t/2 टाइम के बाद आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। यहाँ पॉजिटिव से करंट क्या हो रहा है? नेगेटिव। और दोबारा t/2 के बाद करंट क्या होगा? अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अगर डिफाइन किया जाए, व्हाट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो देखो करंट और वोल्टेज हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट है, तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा कि इट इज अ वोल्टेज हुज पोलैरिटी कीप्स ऑन रिवर्सिंग आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम। एक ऐसा वोल्टेज जिसकी पोलैरिटी हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिवर्स हो जाती है। और अगेन यहां पर भी यही है कि कितने टाइम के बाद आपकी पोलैरिटी रिवर्स होती है, तो आपका आंसर होगा t/2 टाइम के बाद। यहाँ पर टाइम आपके पास 0 है, यहाँ टाइम t/2 है, और यहाँ टाइम t। तो हर टाइम t/2 के बाद हमारी जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो रही है, यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इनका सोर्स क्या है? जैसे डायरेक्ट करंट के तो बहुत सारे सोर्सेज है ना। डायरेक्ट करंट को आप बैटरी से प्रोड्यूस कर सकते हो, सेल से प्रोड्यूस कर सकते हो। हमारे पास एसी करंट और एसी वोल्टेज का सोर्स क्या है? इसका आंसर आपके पास होगा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के अलावा यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अलावा आप कहीं से भी अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कन्वर्ट करना और चीज़ है कि जब आपको कन्वर्जन की बात की जाती है ना कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, वो इन्वर्टर है। यहां पर आपसे सोर्स पूछा जा रहा है, तो सोर्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी अ जनरेटर। और कौन सा जनरेटर? हमारे पास दैट इज एसी जनरेटर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पीरियड ऑफ एसी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? पीरियड ऑफ एसी कोई न्यू टर्म नहीं है बच्चे। पीरियड ऑफ एसी आपके टाइम पीरियड को ही कहा जाता है, और टाइम पीरियड हमेशा वहां पर आता है जहां पर कोई चीज पीरियोडिक होती है, कोई चीज रिपीट हो रही होती है एक फिक्स टाइम के बाद, और आपका अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिक है। तो यहां पर हम इसको डिफाइन अगर करें कि व्हाट इज द पीरियड ऑफ एसी, तो पीरियड ऑफ एसी को डिफाइन किया जाएगा टाइम ड्यूरिंग विच एसी कंप्लीट इट्स वन साइकिल, कि वो टाइम जिसमें अल्टरनेटिंग करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट करे। अब साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब है कि हमारे पास एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो रही हो। तो जैसे अगर मैं यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, जिस ग्राफ के अंदर मैं अलोंग वाई मेंशन कर देता हूं लेट्स से पोटेंशियल को, और अलोंग एक्स मैं मेंशन कर देता हूं टाइम को।
तो हमारी एक वेव फॉर्म बिल्कुल ट्रांसफर वेव की तरह हम इसको ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक क्रस्ट है और क्रस्ट के बाद हमारे पास एक ट्रफ है। तो ये वेव फॉर्म है। अब इस वेव फॉर्म को कंप्लीट होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को आप क्या बोलते हो? टाइम पीरियड बोलते हो। फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो कि टाइम पीरियड के क्या होता है? रेसिप्रोकल। इसको अगर डिफाइन किया जाए तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं। जैसे आप सर्कुलर मोशन के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात करो तो आप कहते हो नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड। जो चीज पीरियोडिक है वहीं पर टाइम पीरियड, वहीं पर फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी तरह अगर आप बात करते हो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी की, तो अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी को आप डिफाइन करोगे नंबर ऑफ साइकिल्स, कि एक सेकंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट होते हैं, कितनी वेव फॉर्म्स कंप्लीट होती हैं। इसको आप फ्रीक्वेंसी का नाम देते हो। एक आसान सा सवाल आपसे पूछता हूं, पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जो अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हमारे पास पाकिस्तान में जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? आपका आंसर होता है 50 हर्ट्ज। अब इसकी बेस पे अगर मैं आपको कहूं कि टाइम पीरियड को कैलकुलेट करो, या अल्टरनेटिंग करंट का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, आपका आंसर होगा टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 1/50। तो 1 को 50 से आप डिवाइड करोगे तो ये बात याद रखिएगा, आपका आंसर आएगा 0.02। इसका मतलब ये है कि 0.02 सेकंड के अंदर आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है और इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइम के अंदर अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल कंप्लीट होगा। फ्रीक्वेंसी जो आपके पास 50 है, 1/50, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 0.02। तो नॉर्मली जब टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जाता है ना, तो इसको सिंपल टाइम को नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करते हैं कि कितना टाइम कितने नंबर ऑफ साइकिल्स, आंसर आ जाता है। या फिर इसको सिंपली आप करते क्या हो, आप 1/f ले लेते हो। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को जब कैलकुलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को 1/t से फाइंड करते हैं, और यूनिट इसका आप जानते हो हर्ट्ज होता है या पर सेकंड होता है। मैथमेटिकली अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों फार्मूला आपके एसी जो जनरेटर का टॉपिक है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ते हो, वहां से आते हैं। अल्टरनेटिंग पोटेंशियल का फार्मूला होता है V = V0 टाइम्स साइन थीटा। अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से? इसमें जो V है दैट इज द इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। इसकी बात आगे करेंगे कि इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल क्या होता है। व्हाट इज V0? V0 होता है मैक्सिमम पोटेंशियल, और थीटा आपका फेज है, और थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा टी से। तो ये फार्मूला आ जाएगा V0 साइन ओमेगा इंटू टी। और फिर ओमेगा को अगर आप रिप्लेस करो तो ओमेगा की जगह 2πf आ सकता है, तो ये फार्मूला आएगा साइन 2πf इंटू टी। तो इन वेरिएबल्स के साथ आपने फेमिलियर रखना है अपने आप को कि ये वेरिएबल्स क्या हैं। जैसे V इंस्टेंटेनियस है, V0 मैक्सिमम वोल्टेज है, थीटा फेज है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और F आपके पास अल्टरनेटिंग पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंस्टेंटेनियस करंट को, तो सेम फार्मूला होगा। अगर स्ट्रक्चर वाइज फार्मूला देखें तो सेम है। यहां पर आएगा मैक्सिमम करंट, साथ आएगा साइन ऑफ थीटा, थीटा आपका फेज, और इसको आप रिप्लेस करोगे थीटा को ओमेगा टी से, तो साइन ओमेगा टी, और ओमेगा को रिप्लेस करोगे तो यह आ जाएगा I0 साइन ऑफ 2πf इंटू टी। तो ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है करंट की और इसके अलावा वोल्टेज की। अगर मैं वेव फॉर्म की बात करूं, चलें आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, इसकी वेव फॉर्म की शेप क्या होती है, इसकी जो वेव फॉर्म है इसकी शेप क्या है, हमारा आंसर होगा साइनोसाइडल। इसकी वेव फॉर्म जो है दैट इज साइनोसाइडल। जो साइन वेव होती है, साइन फंक्शन होता है, दैट इज द वेव फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। तो साइनोसाइडल वेव हमारे पास इसका आंसर होगा। और साइनोसाइडल वेव का मतलब होता है एक ऐसी वेव जहां पर साइन फंक्शन हो, ठीक है, साइन थीटा आप कह सकते हो, साइन एक्स कह सकते हो। तो जहां भी साइन फंक्शन होगा हम उसको साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं। तो चाहे आपके पोटेंशियल का ग्राफ हो, चाहे आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हो, दोनों का ग्राफ साइनोसाइडल होगा। अब इस ग्राफ के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं। एक बात तो हमने कह दी कि जो ग्राफ होगा उसकी शेप क्या होगी, साइनोसाइडल होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे पास चाहे अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, यहां पर जो ग्रीन है ये पोटेंशियल को शो कर रहा है,
और जो पर्पल है ये करंट को शो कर रहा है। हमारी पीक वैल्यूज कहाँ पर आती हैं? जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग करंट, इसकी पीक वैल्यू कहाँ पर आती हैं? तो अब ऑप्शंस दो तरह से दी जा सकती हैं, या तो ऑप्शन एंगल की फॉर्म में होंगी या फिर ऑप्शन टाइम की फॉर्म में होंगी। मतलब अगर अलोंग एक्स एक्सिस मैंने टाइम मेंशन किया तो यहां पर टाइम 0 होगा, इस जगह पर टाइम t/4 क्योंकि ये 1/4 आपके पास साइकिल है, यहां पर टाइम होगा t/2, इस जगह टाइम होगा 3t/4 और जहां साइकिल कंप्लीट हो रहा है वहां टाइम t। तो किन पॉइंट्स के ऊपर हमारी पीक वैल्यूज आ रही हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर पीक वैल्यूज, तो आप इजीली बता सकते हो कि टाइम t/4 के ऊपर पीक वैल्यू है और इसके अलावा टाइम 3t/4 के ऊपर पीक वैल्यू है। और अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस टाइम की जगह फेज एंगल को रिप्रेजेंट करूं और यहां पर मेरे पास आए 0, यहां पर आए π/2 जो कि 90 है, यहां पर पाए, यहां पर 3π/2 और यहां पर 2π, तो फिर आपका आंसर बजाय t/4 और 3t/4 के आपका आंसर होगा π/2 और 3π/2। इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी पीक वैल्यूज है। पीक वैल्यूज का मतलब है जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। जैसे यहां पर आपकी पॉजिटिव पीक वैल्यू है पोटेंशियल की और इसके अलावा करंट की, इसी तरह से नीचे आपके पास नेगेटिव पीक वैल्यूज है। तो पॉजिटिव पीक वैल्यू कहां आ रही है, नेगेटिव कहां आ रही है, आप उसका आंसर दे सकते हो। कहां पर वैल्यू 0 है, कहां पर वैल्यू 0 है, आप उसका भी आंसर दे सकते हो। तो ये ग्राफ आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर देने में हेल्प करेगा। सबसे ज्यादा तेजी से वैल्यू कहां चेंज हो रही है, इसका आंसर क्या देंगे? वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट चेंजेस फास्टर। किस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज और करंट की वैल्यू तेजी से चेंज होगी, इसका मतलब है कहां ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो कि जब भी आपके पास ग्राफ 0 को क्रॉस करता है वहां पर ग्राफ की स्लोप ज्यादा होती है। अब यहां पर देखें 0 के ऊपर, t/2 के ऊपर और t पर, इन पॉइंट्स के ऊपर आपके पास ग्राफ की स्लोप ज्यादा होगी, वैल्यू तेजी से चेंज होगी। और कहां पर पूछा जाए कि वैल्यू स्लोएस्ट होगी चेंज, मतलब कहां स्लोप कम, जहां पीक वैल्यू है उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू स्लोली चेंज हो रही होती है। तो ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं कुछ मजीद वेरिएबल्स जो कि अल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल में यूज होते हैं। जैसे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, जैसे आप लोग इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हो। जब आप किसी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो हम यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर हम कहेंगे कि वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, कि किसी भी लम्हे, किसी भी टाइम के ऊपर हमारी जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कौन सा फार्मूला? अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो वोल्टेज का फार्मूला आप एसी जनरेटर से फाइंड करते हो, जिसको वहां पर ई से शो किया जाता है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, और यहां पर हम इसको v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फार्मूला इंस्टेंटेनियस वैल्यू का है। अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज करोगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास करंट है, अगर आपने इंस्टेंटेनियस करंट को कैलकुलेट करना है तो आपका फार्मूला आएगा आई नॉट साइन ऑफ थीटा। तो ये जो दोनों फार्मूलाज हैं ये इंस्टेंटेनियस के, यानी अगर आप एक अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के ग्राफ को ड्रॉ करते हो तो आप डिफरेंट टाइम के ऊपर जो वैल्यू दे रहे होते हो वो इंस्टेंटेनियस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अगर पूछूं कि टाइम 0 के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, आपका आंसर होगा 0। मैं आपसे पूछूं कि टाइम t/4 के ऊपर आपके पास पोटेंशियल क्या होगा, आप कहोगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैक्सिमम है और पॉजिटिव है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं जो कि चेंज हो रही हैं, जो कि किसी फिक्स पॉइंट पे आपको आंसर मिल रहा है। और यहां पर आपके पास t/2, यहां पर वैल्यू क्या होगी, 0। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दें, अगर मैं इन टाइम्स के अलावा आपसे कोई और टाइम पूछूं, लेट्स से t/4, तो क्या टाइम t/4 के ऊपर आप पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो? आंसर दीजिएगा कि अगर आपके पास जो टाइम है वो t/4 है तो क्या t/4 के ऊपर आप वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो किस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे? या मैं टाइम की जगह आपको एंगल दे दूं कि जो एंगल है दैट इज π/4, कौन सा फार्मूला आपको इसका आंसर देगा? तो आपका आंसर होगा ये फार्मूला आपने मेंशन किया, यही फार्मूला इसका आंसर देगा। आप करोगे क्या, आप इस फार्मूला के अंदर सिंपली थीटा को या टाइम को रिप्लेस कर दोगे। अगर मैं थीटा को रिप्लेस करता हूं
पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 45 होता है, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा v0/√2। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और अगर आपने टाइम की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है तो फिर आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा v = v0 साइन ओमेगा टी। इस फार्मूला से आंसर आएगा। और यहां पर आपके पास ओमेगा और टाइम दोनों की वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। ओमेगा 2π/t होगा। टाइम मैंने कितना बताया था? t/4। तो t से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल होगा। यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उधर से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मतलब आपके पास जो फार्मूला है, इस फार्मूला से इजीली आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो सकता है कि यहां पर आपके पास 2 आ गया और आपके पास आ जाएगा v0 साइन, यहां पर क्या आ जाएगा? π/2। और π/2 क्या होता है? 90। और साइन 90 क्या होता है? 1। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आपकी पॉजिटिव और मैक्सिमम है। तो ये फार्मूला आपको हेल्प करता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब आते हैं नेक्स्ट, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं। देखो, टर्म्स डिफरेंट यूज हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके पास ये डिफरेंट चीज है। पीक वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑन आइदर साइड। अब आइदर साइड का मतलब क्या है? क्योंकि बच्चे आपके पास दो वैल्यूज होंगी। अगर मैं वोल्टेज और टाइम के ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास आइदर साइड्स के ऊपर पीक वैल्यू आती है। एक मेरे पास पीक वैल्यू आती है पॉजिटिव और एक मेरे पास पीक वैल्यू आती है नेगेटिव। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो पॉजिटिव v0 से और इसको रिप्रेजेंट करते हो -v0 से। चलें, अभी मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसको मैं रिपीट करता हूं, इसका मुझे आप लोग आंसर दोगे। किस टाइम के ऊपर हमारी पॉजिटिव पीक वैल्यू आती है? क्या आंसर था? पीक वैल्यू किस टाइम पे आ रही थी? t/2 पे, t/4 पे, 3t/4 पे? t/4 पे। और कहां पर हमारी नेगेटिव पीक वैल्यू आ रही है? आपके 3 क्वार्टर्स के ऊपर, 3t/4 पे। तो ये आइदर साइड इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आइदर साइड के ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू आती है उसको हम नाम देते हैं पीक वैल्यू का। तो आपका जो फार्मूला ऊपर था ना, उस फार्मूला के अंदर जो आपके पास v0 है, जो v0 है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये आपकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है पीक टू पीक वैल्यू। अब पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या है? अब इसमें बच्चे गलती करते हैं और मैं गलती यहां पर आइडेंटिफाई करूंगा वो गलती क्या है। पीक टू पीक वैल्यू का मतलब होता है कि पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक जो वैल्यू होगी। अब ये पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक जो वैल्यू लेनी है, क्या ये अलोंग एक्स एक्सिस लेनी है या अलोंग वाई एक्सिस लेनी है? क्या आंसर दोगे? कि फर्ज करो मैं अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के ग्राफ को ड्रॉ करता हूं और यहां पर मुझे पीक टू पीक वैल्यू को लेना है। अब दो पीक्स हैं, एक है पॉजिटिव पीक और एक है नेगेटिव पीक। ये है +v0, ये है -v0। अब आप मुझे आंसर दो कि जो पीक टू पीक वैल्यू होगी, क्या वो अलोंग आप एक्स एक्सिस लोगे, मतलब ये पीक टू पीक वैल्यू है, या फिर आप पीक टू पीक वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस लोगे कि पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक? क्या इसका आंसर होगा? किसको पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है? क्या अलोंग वाई या अलोंग एक्स? तो इसका आंसर होगा अलोंग वाई। बच्चे, अलोंग एक्स तो टाइम है। अलोंग एक्स मैं किस तरह से पीक वैल्यू ले सकता हूं? अगर मुझे पीक वैल्यू लेनी है पोटेंशियल की, मुझे पीक वैल्यू लेनी है करंट की, तो पोटेंशियल और करंट तो अलोंग वाई एक्सिस है। तो अगर पोटेंशियल और करंट अलोंग वाई एक्सिस हैं तो पीक टू पीक वैल्यू भी अलोंग वाई एक्सिस होगी। तो पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक या नेगेटिव पीक से लेकर पॉजिटिव पीक तक जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज या वैल्यू ऑफ करंट होता है, इसको पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वीपीपी से। और किसके इक्वल है वीपीपी? वीपीपी इक्वल होता है 2 टाइम्स v0। इसमें यह ना कीजिएगा कि पॉजिटिव v0 प्लस माइनस v0 0, नो, आपने मैग्नीट्यूड लेनी है। और यहां मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आएगी? v0 प्लस v0 2v0। और अगर आप करंट को लोगे तो करंट की पीक टू पीक वैल्यू वो इक्वल आएगी 2 टाइम्स i0 के। क्लियर? तो आई होप ये गलती आप लोग नहीं करोगे। अलोंग एक्स कभी ना लेना, अलोंग एक्स टाइम है, अलोंग वाई वोल्टेज है, तो हमने वोल्टेज के अलोंग वैल्यू लेनी है।
नेक्स्ट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको आप आरएमएस वैल्यू का नाम देते हो। आपको याद होगा जब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में गैसेस को पढ़ते हो तो गैसेस के अंदर आप लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी याद है? थर्मोडायनेमिक्स में जब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ली जाती है या मीन स्क्वायर वैल्यू ली जाती है, उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब रैंडम मोशन में हो तो किसी की वेलोसिटी पॉजिटिव है, किसी की वेलोसिटी नेगेटिव है। अब वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, जब आप एवरेज वैल्यू लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 0 आएगा। इसी तरह से आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर भी हर 180 डिग्री के बाद आपकी करंट की या वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आपका एक पूरा हाफ पॉजिटिव है तो एक पूरा हाफ नेगेटिव है। अब अगर आप यहां पर एवरेज लेने की कोशिश करोगे तमाम वैल्यूज का तो आपका तो आंसर 0 है। लेकिन क्या आपके घरों के अंदर क्या एवरेज पोटेंशियल या एवरेज करंट 0 होता है? अगर एवरेज पोटेंशियल और एवरेज करंट 0 हो तो फिर आपकी अप्लायंसेस किस तरह से काम कर रही हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर हमारे पास एक इफेक्टिव वैल्यू होती है जिसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हर लम्हे हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अब हर लम्हे अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो इस वैल्यू में से कौन सी इफेक्टिव वैल्यू है जो एक्चुअली वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो एक्चुअली आउटपुट दे रहा है, तो वो बच्चे जो इफेक्टिव वैल्यू है उसको हम आरएमएस वैल्यू का नाम देते हैं, जिसको आप डायरेक्ट करंट के साथ कंपेयर करते हो। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल में वो इफेक्टिव वैल्यू जो एक्चुअली आप क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम नाम देते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का। और ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू का 70% होती है। मतलब मैं अगर कहता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 240 वोल्ट है तो आप 240 वोल्ट का जब 70% फाइंड करोगे तो वो 70% जो आपकी वैल्यू होती है दैट वैल्यू इज कॉल्ड इफेक्टिव वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। और इसको ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास किस पॉइंट पर आती है? ये हमारे पास 70% पे आती है मैक्सिमम वैल्यू के। इसको आप 70% ऑफ वी नॉट भी कह सकते हो, इसको 0.7 टाइम्स वी नॉट भी कह सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज एन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? ये इफेक्टिव वैल्यू है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की विच नीडेड टू बी कंसिडर्ड फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन एंड अजम्पशन, एंड इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू अ डीसी वैल्यू। और ये हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारे पास डीसी के इक्विवेलेंट होता है। अब इस बात को समझें, डीसी के इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है? फर्ज करो आपके पास एक हीटर है और एक हीटर आपके पास एक पावर डेवलप करता है एक स्पेसिफिक वोल्टेज के साथ, एक स्पेसिफिक वोल्टेज के साथ एक स्पेसिफिक पावर को प्रोड्यूस करता है। अगर मैंने उसको अल्टरनेटिंग करंट के साथ कंपेयर करना है तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कितना वोल्टेज या कितना करंट होगा जो सेम पावर प्रोड्यूस करेगा जो डीसी करता है, उसको बच्चे अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम देते हो। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को इक्विवेलेंट बोला जाता है डीसी वैल्यू के, क्योंकि अगर आप ग्राफ को देखो तो ग्राफ में आपके पास वैल्यू सेम रह रही है, ग्राफ में वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इट इज कैलकुलेटेड बाय 1/√2 टाइम्स वी नॉट। तो अगर आपको एग्जामिनर वी नॉट की वैल्यू देता है तो आप इस फार्मूला से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1/√2 की वैल्यू पुट करके 0.70 ऑफ वी नॉट। एक आसान सा क्वेश्चन आपको अगर मैं कहूं कि फर्स्ट करो अगर वी नॉट की वैल्यू 120 वोल्ट है, जैसे पाकिस्तान में तो हमारे पास 240 होती है, लेकिन अगर आप यूरोप में या अमेरिका में वैल्यू को देखो तो ये 120 वोल्ट है। तो क्या आप यहां से आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो? बताएं क्या आंसर आएगा? अगर वी नॉट की वैल्यू 120 है तो बताओ वी आरएमएस की वैल्यू कितनी होगी? और सिमिलर क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है कि आपको करंट की पीक वैल्यू दे दी जाए और करंट की पीक वैल्यू से आप आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का कि अगर वी नॉट 120 है तो आपके पास
आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी? फार्मूला आपके सामने, इसको यूज करें और आंसर को शेयर करें। 84। अब 84 कैसे आएगा? अब 84 कैसे आएगा? सिंपल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मेथड कुछ नहीं है, सिंपल एक फार्मूला जिसको आपने यूज करना है। 0.707 टाइम्स वी नॉट, एक सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है, तो 0.707 मल्टीप्लाई होगा 120 से और आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते हो, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? आपने डेसिमल को निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है, और सिंपल है बच्चे, आप इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 7 से मल्टीप्लाई करो। सिर्फ किसे मल्टीप्लाई करो? 7 से। बाद में डेसिमल को ले आइएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 1 तो ये 840। अब डेसिमल यहां पर है आफ्टर 1 प्लेस, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लेकर आओ तो आंसर क्या आएगा? 84। तो 84 वॉल्ट आपका आंसर है। तो आरएमएस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपके फार्मूला से रिलेटेड पूछा जाता है या ग्राफ पूछा जाता है। तो ग्राफ में आप लोगों ने याद रखना है कि आरएमएस वैल्यू को स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? क्योंकि ये डीसी के इक्विवेलेंट है। तो जैसे डीसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ग्राफ भी आपके पास क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो नोट के फॉर्म में मैं आपको मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्यों लिया जाता है? बिकॉज इट हेल्प्स टू कंपेयर एसी विद डीसी। ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट से कंपेयर करने में हमें हेल्प करता है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हमारे पास जो घरों में जहां पर मेन बोर्ड लगा होता है, जहां पर सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, वहां पर वॉल्ट मीटर और एम मीटर लगा होता है। तो एसी सर्किट्स के अंदर जो वॉल्ट मीटर और एम मीटर होता है वो क्या मेजर करता है? क्या वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मेजर करता है या वो पीक वैल्यू मेजर करता है? हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स जो होते हैं उसमें जो वॉल्ट मीटर हैं या एम मीटर हैं वो कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? जी, क्या आंसर दोगे? क्या वो पीक वैल्यूज मेजर कर रहे होते हैं? नो, वो पीक वैल्यू मेजर नहीं करते। गुड, वो आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो लेक्चर के बाद जाकर देखना, जहां मेन बोर्ड आपके पास है वहां पर जो मीटर लगा हुआ है, क्या वहां वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही होती है कि वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, वैल्यू नेगेटिव हो रही है, 0 से मैक्सिमम, 0 से फिर आपके पास मिनिमम? नो, वहां पर आप उन मीटर्स को देखो तो उन मीटर्स के अंदर वैल्यू एक ही पॉइंट पर आपके पास रहती है और वहीं से थोड़ा बहुत आगे फ्लक्चुएट कर रही होती है। इसका मतलब वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहे होते हैं, और वो कांस्टेंट वैल्यू डीसी के साथ कंपेयर हो रही है ना, और उस वैल्यू को आप क्या नाम दोगे? उस वैल्यू को आप आरएमएस वैल्यू का नाम दोगे। और इसके अलावा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बारे में यह भी कहा जाता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रियल वैल्यू इन एसी सर्किट्स। कि हमारे पास एसी सर्किट्स में वो कौन सी रियल वैल्यू है जिसकी वजह से एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस होता है, उस रियल वैल्यू को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का नाम देते हैं। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज के बारे में याद रखिएगा कि फेज हर उस फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व होता है जो क्वांटिटी पीरियोडिक होती है। हर वो क्वांटिटी जो कि पीरियोडिक होगी, फेज उसमें इन्वॉल्व होगा। चलें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे कोई 2 पीरियोडिक एग्जाम्पल दें पीरियोडिक क्वांटिटीज की। पीरियोडिक क्वांटिटीज उनको कहते हैं जहां पर वैल्यू फिक्स टाइम के बाद आपके पास रिपीट होती है। पीरियोडिक क्वांटिटीज की एग्जाम्पल एक आपके पास है ऑसिलेशंस, जो ऑसिलेटरी मोशन के अंदर आपकी क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वो क्वांटिटीज क्या हैं? पीरियोडिक हैं। वैल्यू एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो रही है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन पीरियोडिक हो सकती है, एक वैल्यू फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। तभी आप सर्कुलर मोशन को, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करते हो। और उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट। और यही 2 क्वांटिटीज हैं पूरे आपके एफएससी के सिलेबस में, एमडी कैट के सिलेबस में, जहां पर फेज को डिस्कस किया जाता है। तो एक ऑसिलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन, दोनों ले सकते हो, और दूसरा आपके पास अल्टरनेटिंग करंट। तो फेज कहते किसे हैं? फेज बच्चे उस एंगल या उस टाइम को कहते हैं जो आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। जब आप लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ ड्रॉ करते हो
तो अलॉन्ग एक्स आपको कोई क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ती है ना, टाइम या एंगल। अब ये टाइम और एंगल जो कि अलॉन्ग एक्स आप लेते हो, ये आपका फेज है, क्योंकि यही आपको वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करता है। यही बताता है कि जब आपका टाइम 0 था तो आपका वोल्टेज क्या था, जब टाइम t/4 था तब वोल्टेज क्या है, जब टाइम t/2 तब वोल्टेज क्या है, जब टाइम 3t/4 तब वोल्टेज क्या है। इसी तरह से एंगल 0, π/2, पाई, 3π/2 या फिर 2π। तो वो एंगल या टाइम जो कि हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है, उसको फेज कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर डिफाइन करोगे तो सिंपल यूं डिफाइन करोगे, द एंगल और टाइम विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है इस डेफिनेशन में वो ये कि ये एंगल और टाइम होता है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर आपसे यूनिट पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का यूनिट क्या होता है, क्या आंसर दोगे? सॉरी, नॉट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, फेज का। तो आप कहोगे अगर फेज एंगल है तो इसका यूनिट रेडियन होगा, और अगर फेज टाइम है तो इसका यूनिट क्या होगा? सेकंड। बाकी ग्राफ की शेप आपको पता है कि आपकी जो ग्राफ की शेप होती है दैट इज साइनोसाइडल, वो साइन वेव होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने बता दी कि ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कहां पर फेज लाई करता है। फेज इज अलोंग एक्स एक्सिस, और या तो ये टाइम है या फिर ये आपके पास एंगल है। फेज डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज फेज डिफरेंस? अब एक बात बड़ी सिंपल सी है बच्चे, कि जब आपने दो चीजों को कंपेयर करना होता है तो आपको कोई रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। हम कहते हैं ना, ये उससे ज्यादा प्यारा है, ये उससे ज्यादा लाइक है, ये उससे ज्यादा तेज भागता है, इसकी हाइट उससे ज्यादा है। तो आपके पास एक रेफरेंस है और आप उस रेफरेंस को लेकर उनको कंपेयर करते हो। तो जब भी आपने फेज डिफरेंस को लेना है तो फेज डिफरेंस को लेते हुए आप लोगों ने क्या करना है, आपने कोई रेफरेंस लेना है। अब रेफरेंस के बगैर कभी भी दो वेव्स को कंपेयर नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहां पर किस चीज को रेफरेंस लेना। तो मैं आपको बड़ा एक आसान सा बच्चे तरीका बताता हूं, डेफिनेशन में बाद में लिखूंगा। मैं यहां पर दो ग्राफ ड्रॉ करता हूं। एक ग्राफ को मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और दूसरे ग्राफ को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्लू से। अब ये दो ग्राफ हैं, एक की पीक वैल्यू ज्यादा, एक की पीक वैल्यू कम। और ये आप जानते हो कि वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है और जो करंट है उसकी मैग्नीट्यूड कम होती है। तो ये वोल्टेज और करंट का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया विद रिस्पेक्ट टू फेज जो कि टाइम है। मुझे बताओ इस वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है? इस वोल्टेज और करंट के दरमियान हमारे पास जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 0। अब क्यों आंसर आप 0 कह रहे हो कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 है? क्योंकि आप देख रहे हो कि इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। ये दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसा ही है। दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है? वो सेम है। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हो कि दोनों की जो पॉजिटिव पीक वैल्यू आ रही है वो सेम टाइम पे आ रही है। जहां पर जिस टाइम पर पोटेंशियल की पॉजिटिव पीक वैल्यू आ रही है उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास करंट की भी पीक वैल्यू आ रही है। लेकिन कौन सी पीक वैल्यू? पॉजिटिव पीक वैल्यू। तो अगर दोनों ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेम, दोनों की जो पॉजिटिव पीक वैल्यू है वो सेम पॉइंट पे आ रही है, तो आप कहोगे कि इस केस में इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? वो 0 है। अब इस ग्राफ में मसला नहीं है, इस ग्राफ का आंसर देने में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको मैं अगर एक और एग्जांपल देता हूं। अब ये मेरे पास है लेट्स से वोल्टेज, और साथ में यहां पर मेंशन कर देता हूं कि ये मेरे पास दूसरा ग्राफ है और ये मेरे पास जो ब्लू वाला ग्राफ है ये करंट है। अब देखने में ये भी तो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या यहां भी इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 है? अब यहां भी स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, क्या यहां भी इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 0 है? अब आपका आंसर होगा नो। इसका मतलब मैं स्टार्टिंग पॉइंट के फेज की बेस पे इनको क्लासिफाई नहीं कर सकता। मैं स्टार्टिंग पॉइंट के फेज वैल्यू के बेस पे मैं फेज डिफरेंस के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि यहां पर जो फेज डिफरेंस है वो 180 है। दे आर आउट ऑफ फेज। तो मुझे कोई रेफरेंस चाहिए। अब वो रेफरेंस क्या है? बड़ा आसान सा पॉइंट बताने लगा हूं, इसको याद रखिएगा बच्चे। रेफरेंस है पॉजिटिव पीक वैल्यू।
आपने जब भी दो ग्राफ कंपेयर करने हैं कि उन ग्राफ के दरमियान कितना फेज डिफरेंस है, आपने उनकी पॉजिटिव पीक वैल्यू को कंपेयर करना। जैसे जो रेड वाला ग्राफ है वोल्टेज का, ये प्लस वी नॉट। जो ब्लू वाला ग्राफ है वो करंट का, ये प्लस आई नॉट। क्या मैंने सही मेंशन किए? पॉजिटिव वी नॉट को और पॉजिटिव आई नॉट को। अब ये देखो कि इनकी पीक वैल्यू किस फेज पे आ रही है। अब ये देखो कि इनकी जो पॉजिटिव पीक वैल्यू वो किस फेज पे आ रही है। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू π/2 पे आ रही है, और यहां पर आता है पाई, फिर यहां पर आता है 3π/2। और अगर मैं टाइम लूंगा तो मेरे पास यहां पर टाइम t/4 और वहां टाइम 3t/4। तो बच्चे सिंपल सा आपका फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है कि दोनों की पॉजिटिव पीक वैल्यू जिस फेज पे आ रही है उसका डिफरेंस ले लो, उसको फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने जब भी फेज डिफरेंस को लेना है तो मेरा जो रेफरेंस होगा, रेफरेंस पॉइंट, वो कौन सा होगा? वो होगा पॉजिटिव पीक वैल्यू। मैं उनकी पॉजिटिव पीक वैल्यू को देखूंगा कि पॉजिटिव पीक वैल्यू किस फेज पे आ रही है, किस टाइम पे, किस एंगल पे आ रही है। और अगर मैं उन दोनों का डिफरेंस ले लूं कि जैसे यहां पर π/2 है, यहां पर 3π/2 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लें। तो 3π/2 माइनस π/2, बताओ क्या आंसर आता है? 3π/2 और π/2 का डिफरेंस, क्या पाई नहीं आता? और पाई आपके पास कितना है? 180 डिग्री। तो ये बचे इनका फेज डिफरेंस है। एक और एग्जांपल देता हूं ताकि मजीद आपको क्लियर हो जाए कि फेज डिफरेंस को आपने कैसे लेना है, क्योंकि इसी ने आगे यूज होना है जब आप एसी थ्रू कैपेसिटर, रेजिस्टर और इंडक्टर को डिस्कस करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग दें और बताएं कि फेज डिफरेंस हमारे पास कितना है। अगेन मैं दो ग्राफ ड्रॉ करूंगा, एक को रेड से और एक को ब्लू से। रेड मेरे पास वोल्टेज जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा, और करंट को ब्लू से जिसकी मैग्नीट्यूड कम। अब मुझे आप लोग बताइएगा कि इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है। जी, जो ब्लू वाला ग्राफ है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रेड वाला ग्राफ है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? अब इनका फेज डिफरेंस कितना? अब आप स्टार्टिंग पॉइंट की बेस पे ग्राफ को बैकवर्ड ड्रॉ ना करें, वो काम करने की जरूरत नहीं है। 90, गुड, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, कैसे पता चला? अगेन जो आपको मैंने शॉर्टकट बताया, दोनों ग्राफ की पॉजिटिव पीक वैल्यू को देखो कहां आ रहा है। करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू आ रही है 0 पे, वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू आ रही है 90 पे। क्या ये बात सही है कि करंट की जो पॉजिटिव पीक वैल्यू है वो आपके पास 0 पे आ रही है, और जो वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू वो आपके पास 90 π/2 पे आ रही है? तो आपने फेज डिफरेंस लेना है ना, कि दोनों की पॉजिटिव पीक वैल्यू का जो फेज है उसका डिफरेंस ले लो। तो π/2 माइनस 0, आपका आंसर क्या आएगा? π/2। दैट्स इट। समझ आया कि रेफरेंस पॉइंट किसको लेना? जब भी आपने फेज डिफरेंस लेना है, आपने रेफरेंस पॉइंट पॉजिटिव पीक वैल्यू को लेना। जिस फेज के ऊपर पॉजिटिव पीक वैल्यू आए उसका डिफरेंस ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। और जिसकी पीक वैल्यू पहले आती है वो लीड करता है, और जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू बाद में आती है वो लैग करता है। दैट्स इट। तो लीड और लैग भी यहीं समझ आ जाती है। जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आए वो लीड करेगा, और जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू बाद में आए वो लैग करेगा। तो जरा मुझे इस थर्ड एग्जाम्पल में बताओ, इस थर्ड एग्जाम्पल के अंदर करंट और वोल्टेज में से किसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है? क्या करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है या वोल्टेज की? आप कहोगे करंट की, वो 0 पे आ रही है। वोल्टेज की पीक वैल्यू बाद में आ रही है, तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को। कितने फेज डिफरेंस के साथ? π/2 के साथ। तो ये समझ आ गया लीड और लैग का भी कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन अब मैं लिखूंगा, अगर पॉइंट समझ आ गया तो डेफिनेशन क्या है? फेज डिफरेंस इज डिफाइंड एज द फेज एंगल विच डिस्क्राइब्स द डिफरेंस ऑफ फेज ऑफ टू अल्टरनेटिंग करंट क्वांटिटीज। दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के फेज का जो डिफरेंस होता है उसको बच्चे आप नाम देते हो फेज डिफरेंस का। तो ये डेफिनेशन है। अब पहले अगर समझ आ गया तो आप डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हो। तो फेज एंगल जो डिफरेंस ऑफ फेजेस के बारे में बताएगा, दो फिजिकल क्वांटिटीज। एक क्वेश्चन था बच्चे का कि वोल्टेज करंट से ज्यादा क्यों होता है। एक बच्चे बड़ी आसान सी आपको मैं एग्जांपल देता हूं।
V इज इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। तो करंट ने रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई होना है तब वोल्टेज के इक्वल आना है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल दी है मैंने कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, तो करंट और रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होंगे तब वोल्टेज आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपके घरों में एसी तो लगा होगा, लेट से आपके घरों में 1 टन एसी है। क्या पता है आपको कि जो 1 टन आपके पास एसी होता है, उस 1 टन एसी के को करंट या उसके एम्पेयर कितने होते हैं? वोल्टेज तो आपको पता है कि आपके घरों में 220 वोल्ट आ रहा है। 1 टन एसी का करंट कितना होता है? 4 एम्पेयर, 4.5 एम्पेयर। तो बताओ कौन ज्यादा होता है? अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज ज्यादा होता है? आपके पास अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू करंट। तो कोई भी आप घर में डिवाइस उठाओ, बल्ब ऐसी डिवाइस है जो सबसे कम पावर का है। अब बल्ब को भी देख लो तो बल्ब में भी आपके पास जो वोल्टेज है वो 220, 240, लेकिन जो करंट है वो लेस देन 1 एम्पेयर या 1 एम्पेयर। डिपेंड करेगा वो पावर हमारे पास बल्ब की कितनी है। तो वोल्टेज हमेशा आपके पास करंट के मुकाबले में ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी आप इनको ड्रॉ करते हो आप वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा और करंट की मैग्नीट्यूड को कम ड्रॉ करते हो। अब आता हूं फेज लीड और फेज लैग की तरफ। फेज लीड और फेज लैग, अब डेफिनेशन में जो बताऊंगा उससे आप उसी पॉइंट को रिलेट कीजिएगा जो मैंने अभी बताया था कि जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आए वो लीड करता है और जिसकी बाद में आए वो लैग करता है। तो फेज लीड क्या है? फेज डिफरेंस of a quantity is said to be phase leading if the phase angle is greater than that of some quantity. फेज लीड तब होगा अगर उस फिजिकल क्वांटिटी का जो फेज एंगल हो वो ग्रेटर हो दूसरी क्वांटिटी से। जैसे आपने कहा करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, कितने एंगल से? 90 से। इसका मतलब करंट का जो फेज है वो 90 वोल्टेज के मुकाबले में ज्यादा है। और जब फेज लैग की बात करोगे तो फेज लैग के बारे में कहोगे कि फेज डिफरेंस ऑफ अ क्वांटिटी इज सेड टू बी फेज लैगिंग इफ द फेज एंगल इज स्मॉलर। तो अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो फेज एंगल है वो दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में ग्रेटर हो तो आप इसको बोलते हो फेज लीड, और अगर उसका फेज एंगल लेसर हो इसको बोलते हैं फेज लैग। ये डेफिनेशन हो गई। अब इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल के साथ, और फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी देखेंगे। अगेन मैं 2 ग्राफ ड्रॉ करूंगा कंपैरिजन के लिए, आसान है। एक ग्राफ को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और दूसरे ग्राफ को मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और अगेन आप देख रहे हो कि मैं वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को ज्यादा और करंट की मैग्नीट्यूड को कम शो कर रहा हूं। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि बताओ वोल्टेज और करंट के दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट? अभी जो बातें समझाई हैं उसको अप्लाई करना और फिर ये बताना कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? π/2। π/2 फेज डिफरेंस है ना। और कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। किससे? करंट से, क्योंकि वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है, करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू बाद में आ रही है। तो वोल्टेज की जो पॉजिटिव पीक वैल्यू वो कहां पर आ रही है? 0 पे, और जो करंट है उसकी जो पीक वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90 पे, π/2 पे। तो अब आपसे जो फेज डिफरेंस पूछा है तो फेज डिफरेंस के बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फेज डिफरेंस कितना होगा? π/2 - 0 एंड दैट इज इक्वल टू π/2। कौन लीड कर रहा है? जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिखोगे कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय π/2, दैट्स इट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है? अब जरा डेफिनेशन पे आओ कि जो लीड करेगा उसका फेज एंगल ग्रेटर होगा, यही है ना। तो आप करेंगे क्या? इसको जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो जो लीड करेगा उसमें आप π/2 को ऐड करोगे। तो वोल्टेज अगर लीड कर रहा है तो वोल्टेज का जो फेज है इनिशियल, अगर वो थीटा है तो थीटा में π/2 ऐड हो जाएगा। तो ग्रेटर का मतलब यही होता है ना बच्चे कि वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं करंट को यहां पर रिप्रेजेंट करूं तो बताओ करंट में क्या करूंगा? करंट में मैं π/2 को सेपरेट करूंगा? नो,
करंट में पाई बाय 2 को सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, करंट में मैं सिंपल थीटा को लिखूंगा। अब जरा दोनों का फेज डिफरेंस देख लो, ये वोल्टेज का फेज है, ये करंट का फेज है। क्या इन दोनों का जब डिफरेंस लोगे तो आंसर पाई बाय 2 नहीं आएगा? क्या इन दोनों का जो डिफरेंस वो पाई बाय 2 आएगा? तो अगर डिफरेंस पाई बाय 2 आएगा तो यही इनका फेज डिफरेंस है, और जिसमें फेज ऐड हो रहा है इसका मतलब वो लीड कर रहा है। क्लियर? ये एग्जांपल समझ आ गई फेज लीड की। चलें अब इसी चीज को मैं लैग के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं सेम ग्राफ ड्रॉ कर दूं जिसमें ग्रीन वाला मेरे पास करंट का ग्राफ है और जो ब्लू वाला वो ग्राफ वोल्टेज का है, तो आपने ये कहा था कि वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले और करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू बाद में आ रही है, और इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय 2 है। अब मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लूं, मैं बजाय लीड के लैग की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि करंट इज लैगिंग। मतलब दोनों में से किसी एक चीज को रिप्रेजेंट करना होता, या लीड को या लैग को। तो मैं कहूं कि करंट इज लैगिंग बाय पाई बाय 2, तो बात सही है। अब मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? बच्चे लीड में पाई बाय 2 ऐड हुआ तो लैग में पाई बाय 2 क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। क्या दोनों चीजें करेंगे? नो, एक टाइम पर एक करेंगे। या तो लीड को रिप्रेजेंट करेंगे या लैग को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो लैग के अंदर वैल्यू स्मॉलर है ना, तो जो वैल्यू स्मॉलर है तो उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। और अब भी इन दोनों का अगर आप फेज डिफरेंस लोगे तो वो क्या आएगा? पाई बाय 2 आएगा। तो ये इनकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की तरफ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको वोल्टेज और करंट दोनों का वेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है, और वेक्टर के अंदर आप जानते हो कि वेक्टर की जो लेंथ होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। तो अब हम जानते हैं कि जब वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड को देखा जाए तो किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है? हमेशा वोल्टेज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है करंट के मुकाबले में। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी और करंट की लेंथ कम होगी। मैं पहले कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर ऊपर वालों को रिप्रेजेंट करूंगा। जब हमारा फेज डिफरेंस 0 होता है तो दोनों वेक्टर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे? जब फेज डिफरेंस 0 होगा तो दोनों वेक्टर्स को इस तरह से ड्रॉ करोगे कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को ओवरलैप करें। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि ये ब्लू वाला मेरे पास करंट है और ग्रीन वाला मेरे पास वोल्टेज है, तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये फेज डिफरेंस 0 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फेज डिफरेंस 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह से आपने अगर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो 90 डिग्री में दोनों के दरमियान एंगल कितना होना चाहिए? 90। अब कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा? एक सिंपल सा रूल है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बाद में आएगा वो लीड करेगा और जो पहले आएगा वो लैग करेगा। आपको एक्सिस का तो आइडिया है ना कि मैं अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, अब मुझे यहां पर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना, तो मैंने क्या कहा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो पहले आएगा वो लैग कर रहा है, जो बाद में आएगा वो लीड कर रहा है। तो मैं करूंगा क्या? मैं वोल्टेज को अगर 90 डिग्री पे मेंशन करूंगा तो मैं करंट को कहां मेंशन करूंगा? मैं करंट को 0 डिग्री पे मेंशन करूंगा। क्या मुझे बताएं क्या इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 है? और क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वोल्टेज बाद में आ रहा है? तो ये आपके पास इनकी वेक्टर डायग्राम है। इसी वेक्टर डायग्राम को एक और तरह से भी आप रिप्रेजेंट करते हो, और वो क्या है? वो लाजमी नहीं है कि आप स्टार्ट 0 से करो, आप इनको स्टार्ट करो किसी एंगल से। लेट्स से वो इनिशियल एंगल कितना है? थीटा, जो हमारी इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट हो रहा है। और इस थीटा के बाद आप 90 को ऐड कर दो। अब थीटा के बाद आप 90 को ऐड करो तो ये आपका वोल्टेज है। तो क्या अब भी इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास 90 शो हो रहा है? बात समझ आ रही है कि वेक्टर डायग्राम का कोई एक तरीका नहीं है कि आपने हमेशा उसको 0 से ही स्टार्ट करना है। आप उसको किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जो फिर आपका इनिशियल एंगल होगा वो आपका थीटा होगा, जो आपको इक्वेशन में नजर आ रहा है कि आपका इनिशियल फेज थीटा है और फर्दर आपके पास फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय 2 का, तो वो आपने पाई बाय 2 के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर आप कहो कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो तो तब आप उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सिंपल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल।
अगर ये मेरे पास वोल्टेज है तो दूसरा मेरे पास वेक्टर ये है करंट। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 180 डिग्री है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि फेज डिफरेंस क्या है, फेज लीड क्या है और फेज लैग क्या है। तो जल्दी से जरा मुझे बता दो कि जब भी आपने दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस लेना है तो आपका रेफरेंस क्या होगा। जब भी दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का फेज डिफरेंस लेना है तो आपका रेफरेंस क्या होगा। किस रेफरेंस पॉइंट को लोगे? क्या आप उनके स्टार्टिंग पॉइंट को लोगे? क्या उनकी पॉजिटिव पीक वैल्यू को लोगे? क्या उनकी नेगेटिव पीक वैल्यू को लोगे? किस पॉइंट को लेकर आप उनके फेज डिफरेंस को देखोगे? गुड, पॉजिटिव पीक वैल्यू को। नेक्स्ट पॉइंट, जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आए क्या वो लीड करेगा या लैग करेगा? जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आए क्या वो लीड करेगा या लैग करेगा? वो लीड करेगा। और जिसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू बाद में आए वो लैग करेगा। और दो पॉजिटिव पीक वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा, दो पॉजिटिव पीक वैल्यूज के दरमियान फेज का जो डिफरेंस होगा उसको हम फेज डिफरेंस का नाम देंगे। ये बातें हमने यहां पर की हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी लीड कर रही होगी हम उसमें उस फेज डिफरेंस को ऐड करेंगे। एक टाइम पर एक काम करना है, या तो आपने लीड को शो करना है या लैग को। इस वजह से मैंने अगर वोल्टेज के लीड को शो किया तो मैंने इसमें वोल्टेज में 90 को ऐड किया, मैंने करंट में 90 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्योंकि अगर मैं दोनों काम कर दूंगा ना, वोल्टेज में 90 ऐड करंट में 90 सब्ट्रैक्ट, तो फेज डिफरेंस 180 हो जाएगा। ये याद रखना है, एक टाइम पर एक चीज, या वोल्टेज में 90 को ऐड करना है या करंट में 90 को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर दोनों को कर दोगे और फिर डिफरेंस लेना, फिर डिफरेंस आपका 180 आ जाएगा। एक पॉइंट है स्टूडेंट का कि जब हमने वोल्टेज को V0 साइन थीटा प्लस π/2 लिखा तो क्या हम इसको कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको पता है कि ये साइन अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला है, उसके थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास V इज इक्वल टू V0 cos थीटा आ जाएगा। दैट डिपेंड्स कि आपको एग्जामिनर ये चीज कह रहा है या नहीं कह रहा, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है कि साइन थीटा 90 डिग्री पर कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। और जो फार्मूला हमें इस कन्वर्जन के बारे में बताता है वो ये है, साइन अल्फा प्लस बीटा या साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, और फिर आता है कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इस फार्मूला में जो अल्फा है वो थीटा है और जो बीटा है वो 90 है। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड कर सकते हो कि क्या वो कॉस में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। क्लियर यहां तक? अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। यहां तक बताइएगा कि जितनी बातें की हैं क्लियर है? बच्चे फार्मूला अप्लाई कर लें। फार्मूला के अंदर आपके पास माइनस साइन है, आप अप्लाई करके देख लो कि आपके पास उसमें आंसर क्या आएगा। लेट से मैं यहां पर अगर नेगेटिव के साथ इसको सॉल्व करता हूं, ये मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूं, थीटा माइनस π/2, तो यह आएगा साइन थीटा कॉस π/2, फिर आएगा नेगेटिव कॉस थीटा, फिर साइन π/2। तो साइन थीटा कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 होता है 1, तब आपका आंसर क्या आएगा? माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस आने की रीजन क्या है? ये माइनस आने की रीजन है कि आपके पास वो लैग कर रहा है। चोक मेटल डिटेक्टर 3 फेज एसी सप्लाई वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उनको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीज करना चाहो तो RC RL सर्किट्स को कर लो, या फिर RLC सीरीज को और RLC पैरेलल को कर लो। लीड और लैग में फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 90 का होना जरूरी नहीं है। 90 हम इसलिए ज्यादा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे जो ये सर्किट्स हैं रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर का, इसमें फेज डिफरेंस 90 होता है। 180 की हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। इवन जब हम RC RL सर्किट्स को पढ़ते हैं वहां भी हमारा फेज डिफरेंस 0 और 90 के दरमियान होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सबसे पहला पॉइंट, और इसको मैं कंपैरिजन की फॉर्म में करवाऊंगा, आपको इसमें कवर करना इसको आसान होगा, कि हमारे पास इनकी सर्किट डायग्राम क्या है।
एसी थ्रू रजिस्टर की जो सर्किट डायग्राम है वो ये कि हम अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर के साथ अटैच करते हैं लाइक दिस। ये एसी थ्रू रजिस्टर है। अल्टरनेटिंग करंट को हमने अटैच कर दिया रजिस्टर के साथ, और हमने करना क्या है, हमने इसके बिहेवियर को डिस्कस करना है कि रजिस्टर किस तरह से बिहेव करेगा। फिर एसी थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर का टॉपिक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो और आप जानते हो कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, एसी को अपोज करता है, ब्लॉक नहीं करता। और एसी थ्रू इंडक्टर, ये आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि जब आपके पास किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को इंडक्टर को अप्लाई कर दिया जाए तो करंट के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और ये टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन का। तो ये कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने कवर किए हुए हैं। जब आप अल्टरनेटिंग करंट को रजिस्टर के क्रॉस अप्लाई करते हो, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वोल्टेज और करंट क्या ये इन फेज होते हैं या आउट ऑफ फेज होते हैं? तो इसका आंसर देने के लिए हमें हेल्प करती है ये इक्वेशन V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। और इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि वोल्टेज और करंट इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू जीरो होगी तो करंट की वैल्यू भी जीरो होगी। जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो V और I के दरमियान क्या रिलेशन होगा? V और I में यह रिलेशन होगा कि ये दोनों हमेशा फेज में होंगे, क्योंकि जब एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जीरो हो रही है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू भी जीरो हो रही है। तो वोल्टेज और करंट जब रजिस्टर की बात करें तो दोनों हमारे पास फेज में होते हैं, और अगर वो फेज में है तो इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा? दैट विल बी जीरो, वो जीरो होगा। लेकिन अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, क्या कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं? आंसर है नो, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज का वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। जब आपके पास कैपेसिटर की प्लेट पे चार्ज जीरो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। जब कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब जो चीजें इन फेज है वो चार्ज और वोल्टेज है। अब मैं आपको समझाने लगा हूं कैपेसिटर के अंदर कौन लीड करता है और कौन लैग करता है। अब जो मैं समझाऊंगा बेशक इसको बाद में भूल जाइएगा और रिजल्ट को याद रखिएगा। चार्ज का और टाइम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये ग्राफ होगा चार्ज का, ये जो कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमने देखा कि Q इक्वल टू सी वी, तो Q का और V का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। दैट मीन्स Q और V ये दोनों आपके पास इन फेज होंगे। तो अगर ये ब्लैक वाला ग्राफ चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा तो रेड वाला ग्राफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। इसे सारे एग्री करते हो कि चार्ज और वोल्टेज दोनों इन फेज होंगे, लेकिन हमें चार्ज और वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें करंट और वोल्टेज चाहिए। क्या करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है? अगर करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है तो इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी स्लोप हमें क्या रिजल्ट देती है? हमें करंट की वैल्यू देती है। तो हमारे पास अगर चार्ज और टाइम का ग्राफ है तो क्या मैं उसकी स्लोप से करंट को कैलकुलेट कर सकता हूं? तो आपने यही काम करना। चार्ज के ग्राफ में हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ करो, और ये टेंजेंट क्यों ड्रॉ कर रहे हो? स्लोप को फाइंड करने के लिए। और आई होप आपको स्लोप फाइंड करना आती है। अगर इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इसको डी और इस पॉइंट को ई, तो बताओ ए पॉइंट पे स्लोप क्या है? ए पॉइंट पे स्लोप मैक्सिमम है या मिनिमम है? ए पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है, और ए पॉइंट पे अगर स्लोप मैक्सिमम है तो इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपकी करंट की वैल्यू मैक्सिमम और पॉजिटिव होगी। बी पॉइंट के ऊपर स्लोप जीरो है, तो बी पॉइंट के ऊपर करंट की वैल्यू हमारे पास जीरो होगी। सी पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव है, तो यहां करंट की वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव होगी। तो आपने हर पॉइंट के ऊपर स्लोप को फाइंड करना है और वो स्लोप आपको करंट की वैल्यू दे देगी। इसके बाद इन पॉइंट्स को मिलाएं, जब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये करंट का ग्राफ बन जाएगा। तो अब बच्चे आपके पास करंट भी है, आपके पास वोल्टेज भी है। ये ब्लू वाला ग्राफ करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड वाला ग्राफ वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मुझे जरा आप देख के बताओ किसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है?
क्या करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है या वोल्टेज की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है? क्या करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले है या वोल्टेज की? तो नजर आ रहा है करंट की पीक वैल्यू हमारे पास आ रही है 0 डिग्री पर और वोल्टेज की पीक वैल्यू आ रही है हमारे पास 90 डिग्री पर। तो पीक वैल्यू पहले आ रही है करंट की, बाद में आ रही है वोल्टेज की। तो करंट करेगा लीड, वोल्टेज करेगा लैग। समझ आ गया? तो हम इसका रिलेशन क्या लिखेंगे? हम इसका जो रिलेशन लिखेंगे आपस में वो ये लिखेंगे कि करंट इज लीडिंग पोटेंशियल किसने फेज डिफरेंस के साथ? π/2 के साथ। तो फेज डिफरेंस हमें पता चल गया कि वोल्टेज और करंट के दरमियान π/2 होता है। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आते हैं इंडक्टर की तरफ। इंडक्टर के अंदर जो हमारा रिलेशन होता है वो इंड्यूस ईएमएफ का करंट के चेंज के साथ होता है, और इंड्यूस ईएमएफ का करंट के चेंज के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट होता लाइक दिस। इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला अब जानते हो। ई का ताल्लुक चेंज ऑफ करंट के साथ डायरेक्ट है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर इंड्यूस ईएमएफ को हमें फाइंड करना है या वोल्टेज को फाइंड करना है तो हमें करंट की स्लोप को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि ई का ताल्लुक रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ डायरेक्ट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब क्या होता है बच्चे? स्लोप। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ करंट के ग्राफ की स्लोप से आएगा। तो जो काम हमने ऊपर चार्ज के लिए किया वही काम अब हम यहां पर ईएमएफ के लिए करेंगे। यानी हम अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और अल्टरनेटिंग करंट के जो ग्राफ की स्लोप होगी वो हमें ईएमएफ यानी पोटेंशियल की वैल्यू देगी। तो यहां पर अगर मैं ग्राफ को ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये ग्राफ है किसका? करंट का। अल्टरनेटिंग करंट जो चेंज हो रहा है विद टाइम। अब मुझे करना क्या है? इस अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है। तो वही काम, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो और स्लोप को रीड करना आपको आता है, उसके मुताबिक आप वोल्टेज को ले लो। तो जो पॉइंट मेरे पास ए है उस पे स्लोप मैक्सिमम पॉजिटिव है, बी पे स्लोप 0, सी पे स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव, डी पे 0, ई पे मैक्सिमम पॉजिटिव। हर पॉइंट के ऊपर इसको मेंशन करें। यहां स्लोप आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव तो यहां पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम पॉजिटिव। यहां स्लोप 0, यहां वोल्टेज की वैल्यू 0। यहां स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव, वोल्टेज मैक्सिमम नेगेटिव। स्लोप 0, वोल्टेज की वैल्यू 0, और स्लोप पॉजिटिव मैक्सिमम, वोल्टेज पॉजिटिव मैक्सिमम। तो ये पॉइंट्स अगर आप मिलाओ तो ये बचे आपका वोल्टेज है। अब मुझे बताएं कि इंडक्टर के केस में किसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू पहले आ रही है? क्या पॉजिटिव की पीक वैल्यू वोल्टेज की पीक वैल्यू पहले आ रही है या करंट की पीक वैल्यू पहले आ रही है? क्या वोल्टेज की पीक वैल्यू पहले या करंट की? वोल्टेज की। वोल्टेज की आ रही है 0 पे, करंट की आ रही है 90 पे। तो यही बच्चे आपका आंसर है कि जिसकी पीक वैल्यू पहले और कौन सी पीक? पॉजिटिव, वो लीड करेगा। तो वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो फेज डिफरेंस हमें यहां पर क्लियर हो गया कि वो π/2 है। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, आई होप आपको आइडिया हो गया। अब इनके वेक्टर डायग्राम क्या होगी? वेक्टर डायग्राम और जो वेव फॉर्म आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास फेज डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 में आपको दोनों को पैरेलल शो करना पड़ेगा। अगर मैं करंट को ब्लू के साथ रिप्रेजेंट कर दूं और वोल्टेज को पर्पल के साथ तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये फेज डिफरेंस 0 है। कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, तो करंट को अगर मैं 90 पे शो करूंगा तो वोल्टेज को मैं शो करूंगा 0 पे। और ये हमें बता रहा है कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 है और वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट π/2 से लीड कर रहा है। इंडक्टर के अंदर कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। तो आप इंडक्टर को शो कर सकते हो 90 पे, और ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था आप इनको किसी और तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो। मेन चीज ये कि दोनों के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो उनके फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करे। तो यहां पर आपके पास वोल्टेज लीड कर रहा है और जो फेज डिफरेंस है दैट इज π/2। क्लियर? अब आए वेव फॉर्म की तरफ। तो वेव फॉर्म के अंदर मैं करूंगा क्या? मैं करंट को ब्लू से और वोल्टेज को
पर्पल से शो करूंगा ताकि वेक्टर डायग्राम के साथ वो मैच करे। तो दोनों फेज में, अगर दोनों फेज में है तो आप इनको यूं ड्रॉ करोगे, ये ब्लू वाला करंट के लिए, तो ये पर्पल वाला वोल्टेज के लिए। दोनों की पॉजिटिव पीक वैल्यू एक ही पॉइंट पे आ रही है, तो दोनों इन फेज है, तो ये इनकी फेज वेव फॉर्म होगी। करंट लीड कर रहा है, आप करंट को स्टार्ट कर सकते हो जीरो से और जीरो पे उसकी पॉजिटिव पीक वैल्यू को शो करो और यहां से इस ग्राफ को ड्रॉ कर दें। और अगर आप वोल्टेज को लैग शो कर रहे हो इस पॉइंट पे जहां आपके पास करंट पॉजिटिव मैक्सिमम है, वहां पर आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वोल्टेज यहां से स्टार्ट होगा और ये आपके पास ग्राफ बनेगा और ये शो करेगा कि दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 90 है। थर्ड वन में वोल्टेज लीड कर रहा है, तो वोल्टेज यहां से आप शो करेंगे, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म। करंट आपके पास लैग कर रहा है, तो करंट आपके पास स्टार्ट होगा यहां से और ये हमारे पास इसकी वेव फॉर्म बनेगी। तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब आए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। जब दोनों इन फेज होंगे तो दोनों का फेज एंगल सेम होगा। अगर अब वोल्टेज का जो फेज एंगल है वो थीटा है, तो जो करंट का फेज एंगल होगा वो भी थीटा होगा। अब देखो, ना तो वोल्टेज में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना करंट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो दोनों इन फेज हैं। दोनों बच्चे क्या हैं, इन फेज है। अगर आपके पास वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, तो वोल्टेज के अंदर आपको कुछ भी रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लैग को रिप्रेजेंट करना चाहते हो वोल्टेज, तो आप 90 को सब्ट्रैक्ट कर दो। और 90 को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बिल्कुल क्लॉकवाइज है, एक ही बात है, इन चीजों को मिक्स ना करें। और करंट लीड कर रहा है ना, तो करंट अगर लीड कर रहा है तो करंट के अंदर 90 को ऐड कर दें, तो यहां थीटा प्लस π/2 आ जाएगा। एक टाइम पर एक चीज। थर्ड वन के अंदर आपके पास वोल्टेज लीड कर रहा है, तो अब देखो मैं वोल्टेज के अंदर कुछ नहीं कर रहा, मैं लैग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो लैग को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं करंट में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आपकी मर्जी है और ये एग्जामिनर की मर्जी है कि एग्जामिनर किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक टाइम पर एक चीज, या लीड रिप्रेजेंट करोगे या लैग रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, आप जानते हो बच्चे रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस रेजिस्टर की होती है जो रिप्रेजेंट करती है ऑपोजिशन को, कि एक कंडक्टर करंट को कितना अपोज करता है, उसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टर की जो अपोजिशन है करंट को, उसको आप नाम दोगे रेजिस्टेंस का। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट से डिवाइड कर दो और यूनिट इसका क्या होगा, ओहम। लेकिन जो रिएक्टेंस होती है वो कंडक्टर की और कैपेसिटर की होती है। एक कैपेसिटर कितना करंट को अपोज करेगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को कितना अपोज करेगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बजाय वर्ड रेजिस्टेंस का यूज करने के हम कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर रिएक्टेंस का वर्ड यूज करते हैं। इसका सिंबल होता है एक्स। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो XC और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा तो XL। तो डेफिनेशन कोई मुश्किल नहीं है, जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है ना, उसी अंदाज में आप रिएक्टेंस को भी डिफाइन करते हो। अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इनका फार्मूला क्या है? इनका फार्मूला मेनली एक तो यही है, क्या वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो। लेकिन इसका फार्मूला इन टर्म्स ऑफ ओमेगा या कैपेसिटेंस वो ये है 1/ωc। और इसके अलावा इसका फार्मूला है 1/2πfc। इससे यह पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशनशिप है। कई बच्चे यूनिट में कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चे, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज ओवर करंट है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी वोल्टेज ओवर करंट है, तो दोनों का यूनिट डिफरेंट नहीं हो सकता। इसको भी मेजर किया जाता है ओहम में। दोनों का यूनिट सेम है, वोल्टेज ओवर करंट। और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसको अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो इसका फार्मूला भी वोल्टेज ओवर करंट होगा, लेकिन ओमेगा की फॉर्म में इसका फार्मूला ओमेगा इंटू एल होता है। और इसके अलावा इसको 2πfl के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और यूनिट इसका क्या है, अगेन ओहम। तीनों का यूनिट ओहम है। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक होती है रिएक्टेंस, एक होती है इंपीडेंस। इंपीडेंस जो होती है ये कंबाइन ऑपोजिशन होती है।
इसका भी यूनिट ओहम होता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंपेडेंस का वर्ड यूज करते हो जब सर्किट के अंदर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होते हैं, तो ये कंबाइन ऑपोजिशन होती है ऑफर्ड बाय द रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर, जो भी आपके पास रिजल्ट जो सर्किट होगा, कंबाइन ऑपोजिशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास अगर सर्किट आरसी सर्किट है, तो आरसी सर्किट का जो इंपेडेंस होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर। अगर आपके पास आर एल सर्किट हो तो इसकी इंपेडेंस होती है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। तो इंपेडेंस के अंदर और रिएक्टेंस के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल आरएलसी बता देता हूं, और हम आरएलसी कवर नहीं करते अपने सिलेबस के अंदर, एफएससी में जरूर पढ़ते हैं, और वो हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वेयर। और ये एक्स सी माइनस एक्स एल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लो फ्रीक्वेंसी है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए, और यूनिट इसका भी क्या होता है, हमारे पास ओहम ही होता है। तो रिएक्टेंस और इंपेडेंस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ये फार्मूला हम लोग एफएससी में ड्राइव करते हैं, 1 ओवर ओमेगा सी या ओमेगा एल। यहां पर हमने ड्राइव नहीं करना, इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, लेकिन यहां पर हमारे ऑब्वियसली एमडी कैट में डेरिवेशन नहीं पूछी जाती। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चे रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है? क्या अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज होगी? नो। रेजिस्टेंस का ताल्लुक हमारे पास लेंथ के साथ होता है, एरिया के साथ होता है, रेजिस्टिविटी के साथ होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ इसका कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है? नजर आ रहा है क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में क्या कहेंगे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और इनवर्स के ग्राफ आपको पता है कि इनवर्स के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ इसका होगा लाइक दिस, पैराबोलिक। पैराबोलिक डिक्रीजिंग स्लोप आपके पास होगा। और एक्सएल का ताल्लुक क्या है? एक्सएल का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट है, और एक्सएल का फ्रीक्वेंसी से ताल्लुक डायरेक्ट, तो आप क्या कहोगे? एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पावर 1 के साथ है। और जब पावर 1 के साथ हो तो बच्चे ग्राफ क्या होता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं पावर की तरफ। एक बच्चे होती है रियल पावर और एक होती है अपेरेंट पावर। इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा कि हमारे पास जब भी अल्टरनेटिंग सर्किट्स में रियल पावर को कैलकुलेट किया जाता है, तो रियल पावर के अंदर वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है उसको भी कंसीडर किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हर सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट ये दोनों इन फेज नहीं होते। तो रियल पावर होती है वी आई कॉस थीटा, और यहां जो वोल्टेज और करंट है ये दोनों आपकी आरएमएस वैल्यूज होती हैं। इसका मतलब जब आप आरएमएस वैल्यू को पुट करोगे तो आरएमएस वैल्यू क्या थी? वी नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 2 आई नॉट ओवर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू कॉस थीटा। और अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 क्या आता है? 2। तो पावर किसके इक्वल आएगी? पावर इक्वल आएगी वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा। ये रियल पावर है जिसमें आप फेज डिफरेंस को कंसीडर करते हो। लेकिन इसके मुकाबले में जो आपकी अपेरेंट पावर होती है, अपेरेंट पावर के अंदर आप लोग ये नहीं देखते कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस क्या है। आप सिंपली वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हो, और इन दोनों की जो रेशो होती है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन रियल पावर एंड अपेरेंट पावर। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, परेशान ना होइएगा कि रियल पावर है वी आई कॉस थीटा, अपेरेंट पावर है वी आई। इन दोनों को डिवाइड करोगे वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आंसर आएगा? कॉस थीटा। और जो पावर फैक्टर है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करता है पावर लॉस को। कि क्या आपके पास पावर लॉस, पावर डेसिपेशन ज्यादा है या कम है? अगर आपके पास कॉस की वैल्यू
1 आए जो 0 डिग्री पर आती है, इसका मतलब आपका पावर लॉस मैक्सिमम है। और अगर आपके पास कॉस की वैल्यू 0 आए जो 90 पे आती है, इसका मतलब आपका पावर लॉस मिनिमम है। तो आप खुद बता सकते हो कि कहाँ फेज डिफरेंस 0 है और कहाँ फेज डिफरेंस 90 है। आपके पास सिर्फ रजिस्टर में फेज डिफरेंस 0 होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर फेज डिफरेंस 90 होता है। तो ये 3 चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये पावर फैक्टर क्या है, रियल पावर क्या है, और इसके अलावा आपके पास अपेरेंट पावर क्या है। अब इसकी बेस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि रजिस्टर के अंदर रियल पावर किसके इक्वल है, क्या आंसर दोगे आप कहोगे कि रजिस्टर के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। अब फेज डिफरेंस अगर 0 है तो आपका फार्मूला है वोल्टेज टाइम्स करंट, कॉस साथ आपके पास थीटा, तो कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 1। और ये V और करंट ये दोनों आपकी RMS वैल्यूज हैं जिनके बारे में मैंने बताया। तो क्या ये फार्मूला V नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा? और ये वैल्यू 0 है नॉन 0 है? ये वैल्यू नॉन 0 है। इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है वो 90 है। अच्छा, मैं यहां ये क्लियर कर दूं कि यहां जो थीटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थीटा आपका फेज डिफरेंस है। ये मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि थीटा इज बेसिकली द फेज डिफरेंस। तो यहां पर फेज डिफरेंस 90 है और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो मैं पूरा फार्मूला क्यों लिखूं? कॉस 90 ही अगर 0 हो गया तो आपके पास जो रियल पावर होगी वो दोनों में 0। अब रियल पावर के 0 होने का सबसे आसान मतलब बताता हूं कि रियल पावर के 0 होने का मतलब यह है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं। ये डेसिपेट नहीं करते, एनर्जी को स्टोर करते हैं। इस वजह से हमारे पास इनमें पावर डेसिपेशन नहीं होती। ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस हैं, जिस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं दोबारा सर्किट को डिलीवर कर देते हैं। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या था? पावर फैक्टर आपके पास था कॉस थीटा। तो अब आप उसकी वैल्यू को देख सकते हो, यहां पर कॉस 0, यहां पावर फैक्टर 1 आएगा, यहां पर कॉस 90, यहां पावर फैक्टर 0 आएगा, और यहां भी कॉस 90, यहां पावर फैक्टर 0। तो रेजिस्टर का पावर फैक्टर 1 है, इंडक्टर और कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 है। तो बताएं कहां पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी? रेजिस्टर के अंदर। रेजिस्टर के अंदर पावर डेसिपेशन मैक्सिमम होगी, और इंडक्टर के अंदर पावर फैक्टर 0 है तो वहां पावर डेसिपेशन मिनिमम होगी, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो ये बच्चे आपके पास ओवरऑल ये कंप्लीट टॉपिक है जिसमें आप रेजिस्टर को, कैपेसिटर को और इंडक्टर को कंपेयर करते हो। एक बच्चे ने कहा था उसने स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूं। अब आप इस कंप्लीट टेबल को एक ही जगह पर देख सकते हो जहां पर आपने इन तीनों सर्किट्स को आपस में कंपेयर किया। तो अब चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम किन किन चीज़ों को इनमें कंपेयर करते हैं। क्लियर है यहां तक? जी बच्चे बताइएगा, यहां तक चीज़ें क्लियर है? चीज़ें रिवाइज हो रही हैं? जी बच्चे चलें, लास्ट टॉपिक अब हमने डिस्कस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको हम क्विकली कवर कर लेंगे। और आप चाहो तो आप लोग इंडक्टर, सॉरी आरसी सर्किट, आरएल सर्किट, उनको भी कवर कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, हम लाइव लेक्चर्स के अंदर जो अपने सेशंस हैं उनमें वो कवर करवाते हैं, लेकिन वही बात है कि उसको हम ऑप्शनल रखते हैं, अपने आप को सेफ साइड पे रखने के लिए उनको कवर करते हैं। इन केस अगर उनसे रिलेटेड हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उनके आंसर दे सकते हैं। जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उसका जो टेबल है जिसमें हम आरसी, आरएल और आरएलसी को कंपेयर करते हैं, और इसके अलावा आरएलसी सीरीज को और आरएलसी पैरेलल को आपस में कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट बच्चे जो चीज़ हमने कवर करनी है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जैसे मैंने आपको पहले कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और हम इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही कवर करेंगे।
सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में याद रखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं। अब मीडियम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि इनको प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। हम इसके मुकाबले में अगर मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो मैकेनिकल वेव्स हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, उसमें मीडियम होगा तो हमारे पास वेव्स प्रोपगेट करती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दैट इज बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने का मतलब है कि कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने की वजह से होती है, और इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स चेंज होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। एक मिनट बच्चे मुझे दीजिएगा, मुझे इसको दोबारा से ओपन करना पड़ेगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो पावर डेसिपेशन होती है वो मैक्सिमम होती है। एक मिनट बच्चे। हम अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, फेज डिफरेंस और एसी थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को कवर कर चुके हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस यूनिट का दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि हम इसको थ्योरेटिकल टॉपिक बेसिकली है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, हमारे पास जो मैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होती हैं, क्या इसका मैंने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेट करने की वजह से। इसकी आगे हम जब प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम वहाँ पर भी इस बात को मेंशन करेंगे कि हमारे पास ट्रांसमिशन एंटीना के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और उनके ऑसिलेट करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। दोबारा मैं पॉइंट्स मेंशन करूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम जब कहा जाता है तो इस पॉइंट को क्लियर रखिएगा कि इनको कहा जाता है फॉर प्रोपगेशन, कि इनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे आर बेसिकली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आप ये भी कह सकते हो कि वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वेरिंग जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होती हैं। और ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हमारे पास आपस में कितने एंगल पर होती है, 90 डिग्री पर। ऑर्थोगोनल भी वर्ड यूज होता है, परपेंडिकुलर भी वर्ड यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम ये बात करें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोपगेशन के साथ किस एंगल पर है, तो वो भी आपके पास 90 डिग्री होगा। इसको हम जब ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो इस तरह से इनको ड्रॉ किया जाता है कि अगर हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है जहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरो कि किस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेव है प्रोपगेट कर रही है। ये एरो इनकी प्रोपगेशन को, इनकी ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनकी डायरेक्शन है। तो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, अगर मैं उसको ग्रीन से रिप्रेजेंट करता हूं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्टिन्यूसली हमारे पास चेंज हो रही होगी, और जिस तरह से अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल एक वैल्यू फिक्स टाइम के बाद चेंज हो रही होती है, यहां भी चेंज होगी। और इसके अलावा जो आपके पास अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग करंट के अलावा
जो दूसरी हमारे पास फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल का मतलब है कि इन दोनों फील्ड्स के दरमियान हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, और इवन जो प्रोपगेशन है उसके साथ भी इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से एक और पॉइंट कि फ्री स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। और इसका एक फार्मूला है जिसके थ्रू आप इसकी स्पीड को फाइंड करते हो, और वो हम आगे मेंशन करेंगे, जो एग्जैक्टली हमें बताता है कि हमारे पास इनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। मैक्सवेल की प्रेडिक्शन, आप सब जानते हो कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये प्रेडिक्ट की थी क्लार्क मैक्सवेल ने 1865। उसी बेस पे ये मैक्सवेल इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं, और ये मैक्सवेल इक्वेशंस बड़ी सिंपल हैं। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यह आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा। और जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने उसकी इक्वेशंस को नहीं लिखना, हमारे सिलेबस में उनकी इक्वेशंस नहीं है, लेकिन जो मेन थ्योरी है हम उसकी बात करेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब भी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक और सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि मैक्सवेल का जो ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से पूरा काम है, पूरी जो इक्वेशन है, ये किन लॉज के ऊपर बेस करती है? वो कौन से लॉज हैं जिस पे मैक्सवेल इक्वेशंस बेस करती हैं? 3 बचे लॉज हैं जिन पे ये मैक्सवेल इक्वेशंस बेस करती हैं। वो 3 लॉज कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला है गॉसेस लॉ, जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताता है। दूसरा बचे हमारे पास है एम्पेयर्स लॉ, जो ये बताता है कि करंट पास करने की वजह से कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और तीसरा हमारे पास है फैराडेज लॉ, जो कि ये बताता है कि जब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सवेल की इक्वेशन किन लॉज के ऊपर बेस करती है, तो ये आपका आंसर होगा गॉसेस लॉ, एम्पेयर्स लॉ, एंड थर्ड वन इज द फैराडेज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक ऊपर मैं एक बात कर चुका हूं, उसकी मैं दोबारा यहां पे मेंशन करूंगा कि जो हमारे पास फ्री स्पेस है जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मीडियम, उसमें तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। और इसका फार्मूला होता है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। और एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बारे में आप जानते हो, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। जब उनकी वैल्यू को पुट करें तो आपका आंसर आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो रिलेशन यहां पर यूज होगा तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के लिए, दैट इज C = F × लैम्डा। ये रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मतलब जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम, और इनका प्रोडक्ट ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगा। एक आसान सा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या मीडियम चेंज करने से भी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम रहती है? मतलब अगर फर्ज करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाटर में पास करें, ग्लास में पास करें, तो क्या तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, क्या उनकी स्पीड सेम रहेगी? तो उसका आंसर है नो। मीडियम चेंज करने से वेवलेंथ में चेंज आता है, जिसकी वजह से स्पीड आपके पास चेंज हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है, आपके पास किसी मीडियम में स्पीड सेम नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपके पास जानते हो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इनको मैं मेंशन करूंगा एक पैटर्न के अंदर, और वो पैटर्न बेसिकली बताएगा इनके एक ऑर्डर को। जैसे हम बात करें कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन सी हैं, तो आपका आंसर होता है गैमा, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, एनर्जी भी ज्यादा। उसके बाद कौन है? गैमा के बाद हमारे पास आती हैं एक्स रेज।
एक्सरेज के बाद कौन है? एक्सरेज के बाद हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट। एक्सरे के बाद कौन है? अल्ट्रा वायलेट। और अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे पास कौन आता है? अल्ट्रा वायलेट के बाद हमारे पास आता है विजिबल स्पेक्ट्रम। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर भी 7 कलर्स है, और वो 7 कलर्स का ऑर्डर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आपके पास एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम है विजिबल का, जिसमें सबसे ज्यादा जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, वो वायलेट की है, और सबसे जो कम है वो हमारे पास रेड की है। विजिबल के बाद हमारे पास कौन है? विजिबल के बाद हमारे पास है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के बाद रेडियो वेव्स का स्पेक्ट्रम स्टार्ट होता है। और रेडियो वेव्स के अंदर सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है? माइक्रोवेव्स की। तो जब हम रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक माइक्रोवेव्स होती हैं, और फिर आगे हमारे पास AM, FM ये सारा चलता जाता है, और फिर हम इसको पूरे स्पेक्ट्रम को बेसिकली मेंशन करते हैं कि हमारे पास ये क्या है? दे आर रेडियो वेव्स। तो माइक्रोवेव्स आर द पार्ट ऑफ रेडियो वेव्स। ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि माइक्रोवेव्स रेडियो वेव्स के अलावा है। नो, ये रेडियो वेव्स के स्पेक्ट्रम में ही आती हैं। AM, FM, रेडार वेव्स, टीवी वेव्स, ये सारी की सारी रेडियो वेव्स में शामिल है। किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी एनर्जी ज्यादा, ये आप सब बातें जानते हो। मैं सिंपल एक ऑर्डर बता देता हूं कि जो गैमा रेज से आप रेडियो वेव्स की तरफ जाते हो, क्या चीज बढ़ती है, क्या चीज कम होती है। गैमा से आप रेडियो वेव्स की तरफ अगर जाओ तो याद रखिएगा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, आपकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। एंड व्हाट अबाउट एनर्जी? फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक एनर्जी से डायरेक्ट है, तो एनर्जी की वैल्यू भी डिक्रीज कर रही होगी। इसका मतलब जो गैमा रेज हैं इनकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है और मिनिमम वेवलेंथ होती है, और जो रेडियो वेव्स हैं इनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। तो ये आपको ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि मूविंग फ्रॉम गैमा टू रेडियो वेव्स हमारे पास क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है। फिर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में याद रखें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा जाए तो रेडियो वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ होती है ये मिलीमीटर से किलोमीटर तक होती है। 1 मिलीमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक रेडियो वेव्स की। फिर AM और FM, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि AM और FM में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है? AM फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? AM की या FM की? FM की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, AM की फ्रीक्वेंसी कम है। इसी वजह से AM लो क्वालिटी होता है, FM हाई क्वालिटी होता है। लेकिन लॉन्ग रेंज के ऊपर AM होता है, शॉर्ट रेंज के ऊपर FM होता है। AM 530 किलोहर्ट्ज से लेकर 1170 किलोहर्ट्ज तक होता है, और FM जो आपके पास है ये 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो आप सिर्फ ये देख लो कि कौन ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, ये देखो किलो और ये मेगा। तो AM की एनर्जी ज्यादा नहीं होती, AM की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और FM की वेवलेंथ कम, ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी क्वालिटी, साउंड क्वालिटी वो बेहतर होती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज आप लोग अपनी बुक के अंदर देखते हो कि सारी मेंशन है, उनको आप लोगों ने कवर कर लेना। एज सच आपसे वैल्यूज नहीं पूछी जाती। हाँ, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी कम, ये बातें पूछी जाती हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, एक्सरेज और गैमा रेज में डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलावा बताइएगा। एक्सरेज और गैमा रेज में डिफरेंस क्या है? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अलावा आंसर देना। एक्सरेज बेसिकली एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं और गैमा रेज न्यूक्लियस के डिके की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि हमारे पास एक्सरेज एटॉमिक ट्रांजिशन की वजह से और जो गैमा रेज हैं ये न्यूक्लियस के डिके की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। अब आती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हमारे पास जो जनरेशन है जिसके थ्रू की जाती है, दैट इज ट्रांसमिशन एंटीना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स are generated by a device that is called transmission antenna। और इस ट्रांसमिशन एंटीना में हो क्या रहा होता है? इस ट्रांसमिशन एंटीना के अंदर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो ऑसिलेट कर रहे होते हैं।
और वो चार्ज क्या है? बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन है। और इन्हीं ऑसिलेटिंग चार्जेस की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आपके पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन एंटीना के अंदर जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो चार्ज का ऑसिलेट करना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसके ऑसिलेट करने से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों चेंज होते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है? ये वेरिंग फील्ड्स की वजह से प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को। ट्रांसमिशन एंटीना में हमारे पास क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है? बड़ी आसान सी कंस्ट्रक्शन है। हमारे पास एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होता है। उस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को एक वायर के साथ अटैच करते हैं। ये बच्चे हम बड़ा कोई डिटेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ बेसिक इसकी डायग्राम पढ़ रहे हैं। तो एक वायर है और उस वायर के साथ आपने क्या किया हुआ है? एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स को अटैच किया हुआ है। तो होगा क्या? जब इस वायर को आप अल्टरनेटिंग करंट सोर्स प्रोवाइड करोगे, वो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स क्या करेगा? वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और आप जानते हो कि एसी के अंदर पोलैरिटी जब रिवर्स हो रही होगी, तो पोलैरिटी के रिवर्स होने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑसिलेट करेगा। कभी इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव करेगा, कभी इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मूव करेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन की वजह से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो ट्रांसमिशन एंटीना एक सिंपल वायर है और उसको आप अटैच कर देते हो एसी सोर्स के साथ। ट्रांसमिशन के हवाले से एक और बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ट्रांसमिशन बस ऐसे नहीं होती कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो गई, बस इनको ट्रांसमिट कर दो। नो, इनकी ट्रांसमिशन के लिए आपको मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो ट्रांसमिशन होती है उसमें मॉड्यूलेशन इन्वॉल्व होती है। एंड व्हाट इज मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन इज बेसिकली अ फिनोमिना इन विच वी चेंज आवर सिग्नल। एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम अपने सिग्नल को चेंज करते हैं। और ये आप जानते हो कि सिग्नल को चेंज कैसे किया जाता है? अपने सिग्नल को कैरियर वेव के साथ कंबाइन करते हैं। और कैरियर वेव क्या है? कैरियर वेव इज द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन हमारी बुक में है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ कंबाइन किया जाएगा। और वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या है? ये वो सिग्नल है जो आपने ट्रांसमिट करवाना है। जैसे फर्ज करो एक रेडियो सिग्नल है, उसको आप ट्रांसमिट करवाना चाहते हो, तो बस वो सिंपली ट्रांसमिट नहीं होगा, उसकी मॉड्यूलेशन करोगे, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल से मिलाओगे। और इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरियर वेव। इसको बोलते हैं कैरियर वेव। और आप सब लोगों ने एफएससी में एएम और एफएम के बारे में पढ़ा है। ये मॉड्यूलेशन की दो टाइप्स हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में किस वेव का एम्पलीट्यूड और किस वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर क्या एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का चेंज होता है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का चेंज होता है? और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का चेंज होता है या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का? यस, चेंज जो आता है वो कैरियर वेव में आता है, जिसने वेव को कैरी करना है। अगर कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये बात याद रखिएगा कि ट्रांसमिशन के लिए मॉड्यूलेशन जरूरी होती है। अब आते हैं रिसेप्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव किया जाता है रेजोनेंस के थ्रू। तो ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करोगे तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा? द आंसर इज कॉल्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस फिनोमेना। और आप लोग एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ते हो, एफ इज इक्वल टू 1/2π √LC। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने के लिए कौन सा सर्किट यूज होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करने के लिए आपके पास LC पैरेलल सर्किट यूज होता है। आप RLC भी कह सकते हो, लेकिन मेनली यूज होता है वर्ड LC पैरेलल सर्किट। एक ऐसा सर्किट जहां पर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में अटैच होते हैं, और उसकी वजह से हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है सर्किट की,
that is 1/2 pi under root LC, and that frequency is called रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अब इसका एंटीना क्या है? इसके दो तरह के बच्चे एंटीना होते हैं, दोनों के अंदर एलसी सर्किट होता है। एक एंटीना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिसीव करता है, और एक एंटीना ऐसा है जो कि मैग्नेटिक को रिसीव करता है। एक टाइम पर एक इलेक्ट्रिकल को रिसीव करोगे, मैग्नेटिक खुद प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक को रिसीव करोगे, इलेक्ट्रिकल खुद प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये सर्किट आपका एलसी सर्किट है, और ये एलसी सर्किट एक वायर के साथ अटैच है, और ये वायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को रिसीव करता है। और दूसरा जो एंटीना है वो लूप की फॉर्म में होता है, और लूप से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और ये भी जो सर्किट है ये भी एलसी सर्किट है, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों पैरेलल में अटैच है। तो एक तरह से ये सिर्फ इनके सिंबल्स हैं, ये प्रॉपर इनकी सर्किट डायग्राम नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है कि हमारे पास लूप और वायर का पर्पस क्या है। तो लूप का काम मैग्नेटिक कंपोनेंट को रिसीव करना, और वायर का काम इलेक्ट्रिकल को रिसीव करना। तो एक टाइम पर एक एंटीना होगा। और किस तरह से रेजोनेंस होती है वो आप जानते हो कि आप अपने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे और उस फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे जिस सिग्नल को आपने रिसीव करना। और इस फिनोमेना को बोलते क्या है? ट्यूनिंग। इस फिनोमेना को बोलते क्या है? ट्यूनिंग। कि जो सिग्नल आपके पास रिसीव करना है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे सर्किट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल आनी चाहिए, और जब दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच कर जाएंगी इसे बोलेंगे रेजोनेंस, और आपका सर्किट ट्यून हो जाएगा। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कर लोगे। क्लास के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एप्लीकेशन की तरफ। और ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या हम लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ने हैं? तो आंसर है नो, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। हमारे पास सिर्फ जो टॉपिक मेंशन है वो मैंने कवर कर दिए। अगर आप लोग कवर करना चाहो तो ये कर सकते हो कि आपको इन बुक से पढ़ लो। जैसे मेटल डिटेक्टर, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एप्लीकेशन है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इसके अलावा हमारे पास जब भी रेडियो वेव्स की रेजोनेंस होती है, उनको रिसीव करने के लिए या उनको किसी मेडिकल इक्विपमेंट में यूज करने के लिए, दैट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन। और इसके अलावा कोई भी सर्किट हो जिसको हम ऑसिलेटर सर्किट का नाम देते हैं, जहां पर आपके पास चार्जेस ऑसिलेट करेंगे, वो भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एप्लीकेशन है। तो ये सिर्फ मैं नाम लिख रहा हूं, इनको अगर आप कवर करना चाहो आप अपनी बुक से कवर कर सकते हो, अदरवाइज हमारे सिलेबस में ये मेंशन नहीं है। तो ये था बच्चे अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट लेक्चर, जिसमें हमने पूरे अल्टरनेटिंग करंट के यूनिट को कवर किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं दोबारा से बता दूं कि इस यूनिट के अंदर हम लोगों ने क्या कुछ कवर करना है। हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनको कवर करेंगे। इसके बाद हम फेज डिफरेंस को और फेज को कवर करेंगे, फेज लीड, फेज लैग, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिर एसी थ्रू रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये मेन टॉपिक है, जिसमें जो कुछ इससे पहले पढ़ा होता है वो सब कुछ अप्लाई होता है। तो वो हम लोगों ने कवर किया एक टेबुलर फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कैसे रिसीव होती हैं, मैक्सवेल की क्या प्रेडिक्शन थी और क्या इनकी एप्लीकेशन है, ये तमाम चीज़ें आपके पास इस यूनिट का हिस्सा हैं। तो आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल हुआ होगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, आप सब लोगों को कामयाब करें, और इंशाल्लाह अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। बाकी इन तमाम मामलात के साथ साथ उन लोगों को ज़रूर याद रखें अपनी दुआओं में भी, और उसके अलावा भी जो लोग इस टाइम पे पाकिस्तान में फ्लड की वजह से मुश्किल में, एक मुश्किल टाइम है मुल्क के ऊपर, और लोग जानी माली हर तरह से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, और कुछ कर सकते हैं उनके लिए तो उनके लिए ज़रूर करें। और कुछ करने का मतलब क्या है? कुछ करने का मतलब है डोनेशन, कि अगर आप उनको कुछ दे सकते हैं। डोनेशन का मतलब हमेशा पैसे नहीं होता बच्चे, वो ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो वो लोग खो चुके हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, तो आप जो उनको दे सकते हो, जो आपके पास ऐसा है, चाहे वो एक्स्ट्रा है और चाहे ऐसा है जिनके देने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनको ज़रूर दें। इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि
कि उसकी वजह से आप लोग रिलैक्स फील करेंगे, आप लोग एक तरह से उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेंगे। और हेल्प कहाँ होगी? आपके इंशाल्लाह आगे आने वाले टेस्ट के अंदर। क्लियर हो गया? बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि जो व्हाट्सएप का चैनल है, उस व्हाट्सएप के चैनल के अंदर आप लोगों के साथ मैं इनके स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि जो व्हाट्सएप के चैनल होते हैं उनके अंदर पीडीएफ शेयर नहीं होता, इमेजेस शेयर होते हैं। तो मैं इमेजेस इनके शेयर कर दूंगा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ख़ास तौर पर मैं जो शेयर करूंगा, ये जो टेबल्स हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, और इसके अलावा आरएलसी जो सर्किट्स हैं उनके, वो आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा। ठीक हो गया? चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वन शॉट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।